नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं अपनी सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है उसकी अगली क्लास। तो देखिए इस सीरीज़ की एक खासियत है कि इसमें हम करते हैं 2011 से लेके 22 तक के आए हुए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यानी पूरे 10 साल के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। जी हाँ, चैप्टर वाइज कि एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कितने पिछले साल आ चुके हैं और कितने आने की अगले जो अभी एग्जाम आने वाला है उसमें संभावना है, वो सारा ध्यान में रख के इसके हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो आपको अगर इसी तरह सोशल स्टडीज या और दूसरे सब्जेक्ट की भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें टेड टॉक्स को। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो आज का चैप्टर है हमारा महाजनपद काल यानी प्रारंभिक राज्य यानी महाजनपद का पीरियड, अर्ली किंगडम के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है। और उसमें हमको कई और सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे फसल पर कर, शिल्पकार पर कर, चरवाहों पर कर या परिवार पर कर। तो देखिए इसमें जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में आपको क्या दिया हुआ है, फसल पर कर। ये जो है ये महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है। और जितने भी दिए हुए हैं जैसे शिल्पकार पर कर, चरवाहों पर कर या जो परिवार पर कर है, ये सब जो है नियमित कर थे। तो देखिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब इस सीरीज की ये भी खासियत है कि इसमें हम जो भी क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं उसका सिर्फ आंसर ही नहीं बता रहे, आपको डिटेल में पूरा क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन भी करते हैं। तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं महाजनपद के बारे में। तो देखिए महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे और जो 16 महाजनपद का उल्लेख है वो सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ अगंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हुआ था। तो देखिए ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जब भी मैं बताऊं तो थोड़ा थोड़ा सुन लें और उसको याद रखें। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए ये जो आपका सवाल है ये 2022 में आया भी हुआ है, जो दिसंबर का एग्जाम था उसमें आया है सीटेट के एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। अब वक्तव्य ए और बी क्या है। ए कह रहा है कि महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे और दूसरा कह रहा है कि औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया। तो आपने दोनों वक्तव्य सुन लिए, दोनों को ध्यान में रखिएगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि क्या है। तो किसी में कह रहा है कि ए सही है बी गलत है, बी में कह रहा है ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। देखिए बी सही, ए की सही व्याख्या नहीं हो सकती क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। देखिए इसलिए एक में औजार बनाने की बात हो रही है, दूसरे में जो है नियमित कर वसूल करने की बात हो रही है। फिर सी कह रहा है ए गलत है बी सही है और डी कह रहा है ए और बी दोनों सही है, परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। तो इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो सही है ऑप्शन वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि ए गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि ए तो गलत है लेकिन क्या सही है आपका, बी सही है। यानी क्या गलत है कि महाजनपद के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। अच्छा ये गलत है तो सही क्या है। तो देखिए महाजनपद के बारे में क्या है कि इसमें नगर के जो बुनियादी ढांचे का निर्माण और जो शहर की सुरक्षा हेतु बड़ी सेनाओं के नियोजन के लिए आम लोगों से कर लिया जाता था। ठीक है, जितने भी वहां पे रहने वाले लोग थे उनसे कर वसूला जाता था और जो राजा के अधिकारी थे उनसे फसलों, जो भी राजा के अधिकारियों के लिए फसलों से कर राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। जो भी राजा के अधिकारी थे उनका फसलों से कर राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था और जो फसल कर है वो उपज का या भाग का जो 1/6वें पर भाग तय किया जाता था। इसीलिए ए क्या है, गलत है। अब देखिए जो बी क्यों सही है कि औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए
जो महाजनपद काल है उसमें कृषि में 2 तरह के चेंजेस हुए थे। पहला तो ये कि लोहे के हल के उपयोग से कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई, जिससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हो गई। हाँ, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की पैदावार को बढ़ा दिया। इसीलिए आपका क्या है, बी जो है सही है। और देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है आया भी हुआ है 2021 में सीटेट के एग्जाम में। अब देखिए मैंने सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में लिख के भी दिए हैं। इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं कि किसी को अगर हिंदी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है इंग्लिश भी देख सकते हैं। जैसे आपको किसी भी लैंग्वेज में जिसमें भी समझ में आए उसमें आप देख के समझ लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए, बी और सी कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। उसके बाद लगभग 200 सालों के भीतर ये बताएं कि मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया। इसमें कह रहा है कि जो भी दिए हुए कथन है उनको देख के ये बताइए, ये समझाइए कि कैसे मगध जो है सिर्फ 200 सालों के भीतर ही इतना महत्वपूर्ण जनपद कैसे बन गया। तो ऑप्शन आपके क्या दिए, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें पहला है ए, कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी। बी, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। और सी, इस क्षेत्र में लौ अयस्क की खदानें हैं। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन है, किसी में कह रहा है ए और बी सही है, किसी में कह रहा है बी और सी, या सी और ए, या फिर ए, बी और सी। तो देखिए इसमें आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। सी आपका सही है, यानी इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे आपके, सी वाला सही होगा और ए वाला सही होगा। अब ये कैसे, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए जो मगध था उसमें क्या था कि कई नदियां जैसे गंगा है और सोक है, ये मगध से होकर बहती थी, जिससे क्या होता था, दोआब भूमि क्षेत्र का निर्माण होता था और कृषि उत्पादन के लिए अच्छी दिशाएं इस तरह मौजूद थी। हम कह सकते थे उपजाऊ भूमि होगी तो क्या होगा कि लोगों के खाने पीने की या व्यवसाय करने की कृषि के द्वारा जो है अनाज उत्पन्न करके उसकी व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी। इसीलिए जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है कि गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी तो उससे मगध को फायदा था। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर, और देखिए ये भी आया हुआ है जनवरी 2022 में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जो कि कह रहा है कि लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। पूछा जा रहा है कि श्रेणी किसे कहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए है कि धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थी। बी, बौद्ध मठ। सी, शिल्पकारों और व्यापारियों के संग। या ऑप्शन नंबर डी, कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फल। इसमें से क्या सही होगा। तो देखिए इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि श्रेणी किसे कहा जाता था, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। तो ये बात एकदम ध्यान रखिएगा कि श्रेणी शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को ही कहा जाता था। और देखिए ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट के एग्जाम 2015 में। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि 5 क्या कह रहा है। तो 5 में आपको कुछ घाटियां, पहाड़ियां, नदियां दी हुई हैं और कहा हुआ है कि इसका जो सही मिलान है वो करिए कि किससे सही मिलता है। तो देखिए मैंने आंसर सब में लिख दिया है। जैसे जो नर्मदा घाटी है उसके लिए आपका सही होगा आखेट, आखेट और संग्रहण। देखिए नंबर 2 में मैंने ए लिखा हुआ है। तो नर्मदा घाटी के लिए कौन सा सही होगा आपका, आखेट और संग्रहण सही होगा। वज्जी के लिए आपका सही है, वज्जी एक गणतंत्र था, आपने पढ़ा भी है, तो वज्जी में सही होगा आरंभिक गणतंत्र। अब गंगा घाटी क्या है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर इसके पास कौन से स्थित थे, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर स्थित थे, जैसे वाराणसी है या और जो है वो सब किसके पास मौजूद थे, गंगा घाटी के पास। अब पूछा जा रहा है कि गारो पहाड़ियां, तो इसमें आपका सही होगा आरंभिक कृषि। और सिंधु और उसकी सहायक नदियों में आपका सही होगा प्रथम नगर। तो इस तरह मैंने जो है सारे ऑप्शन के सामने उनके सही आंसर लिख दिए हैं। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 सीटेट के पेपर में आ भी चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे। ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, महावीर और प्रसेनजित।
तो देखिए महाजनपद जो था मगध, उसके पहले शासक थे बिंबिसार। हमेशा याद रखिएगा कि उन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। और अजातशत्रु कौन था? अजातशत्रु अजातशत्रु कौन था? वो बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु तो इसका क्या था? पुत्र था। तो मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार थे। और अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। और बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना की थी। और अगर कोई पूछ ले कि प्रसेनजित क्या था, तो प्रसेनजित उस समय कौशल का नरेश था। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी 2018 सीटेट में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो अब कई सारे ऑप्शन है। गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, या गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो देखिए इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या है? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। इसे क्या कहते थे? मगध कहते थे। और थोड़ा आप मगध के बारे में जान लीजिए, कुछ कुछ पॉइंट्स इसको नोट भी कर लीजिएगा कि इसकी पहली जो राजधानी थी वो राजगृह या राजगीर थी, और दूसरी पाटलिपुत्र बनी थी। और इसके अलावा लिच्छवी तथा अंग महाजनपद की विजय के साथ मगध का विस्तार बंगाल व बिहार के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हो गया था। तो देखिए अगर आप लोग ये परेशान हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से करें, आप समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं आप पे, या फिर कहीं पे आप देख रहे हैं फ्री में भी है तो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं है, तो मैं आपसे यही कहूँगी, यही सजेस्ट करूँगी आपको कि आप टेड टॉक्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के, अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको ईवीएस, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडी, हर सब्जेक्ट की आपको क्या मिलेगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज़ मिलेगी। और जिनकी अभी तक नहीं शुरू हुई है वो उनके क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ जो है आने वाली है कुछ दिनों में। और आप देखेंगे कि टॉपिक वाइज है और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से दी हुई है। और हम हर सब्जेक्ट का 2011 से लेकर 2022 यानी पूरे 10 साल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कवर कर रहे हैं। क्योंकि सीटेट के पेपर में क्या होता है कि पिछले मतलब क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। तो पिछले में जैसे पेपर आया, अगर आप 8 साल, 9 साल, 5 साल के भी, अगर कम से कम 5 साल के भी पिछले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें, तो आपका सीटेट का पेपर निकलना बहुत ईज़ी हो जाएगा, बहुत ही आसानी से निकल सकता है। इसीलिए आप परेशान ना हों, आप टेड टॉक्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक तरीके से टॉपिक वाइज़ जो है क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, और साथ ही आपको पूरा डिस्क्राइब करके अच्छे से समझा के उसमें बताया जाता है। तो देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया वो 2014 में पूछा जा चुका है। अब हम चलते हैं इस टॉपिक के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें जिसमें पूछा जा रहा है कि शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, क्यों? वजह पूछी गई है आहत सिक्के कहने की। तो पहला ऑप्शन है धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत थी। आहत होना मतलब पीटना, आहत करना, किसी चीज पे प्रहार करना, पीटना, तो उसी को क्या कहते हैं? आहत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आकृति देने के लिए सिक्कों को ठोस औजार द्वारा आहत किया जाता था। सी लोगों को आहत मुद्रा भुगतान के बाद रसीद के तौर पर मिलती थी। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि आसान संग्रहण या संचयन के लिए सिक्कों को आहत किया जाता था। तो मैंने आपको आहत का मतलब समझा दिया कि आहत सिक्के उनको क्यों कहते थे। तो इसमें आपका सही हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत थी। जो भी उन पे बना था कैसे? पीट कर, यानी आहत करके आकृतियां बनाई गई थी। तो आप देख सकते हैं कि इन सिक्कों पर आमतौर पर आपको हाथी, शंख, बैल, खरगोश और ज्यामिति चित्र जो है आहत कर या पीट कर उसमें बने होते थे। तुम्हारे सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन की आज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो चैप्टर नंबर 4 हम लोग कर रहे थे, महाजनपद की का जो काल था, उसकी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आ सकते हैं, अभी जो सीटेट का जुलाई में एग्जाम है तो मैंने करवा दिए हैं। अब हम आपको मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ नई सीरीज में। तब तक आप सब लोग अच्छे से पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरी मेहनत करें। आप सभी को बेस्ट विशेस। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार।